बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन चल रही थी मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक फॉर्मेट सा डिस्कस कर लिया था अपने पास कि मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है, और हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग से रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करनी थी। आज हमारा फोकस होना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रेलिवेंट डाटा बिल्कुल वैसा ही प्रोवाइड किया जाएगा जैसा मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए ही होता है, सिर्फ अरेंजमेंट का थोड़ा सा फर्क है। अब इसके लिए अगर आप लोग फॉर्मेट आकर देखें ना, तो हम लोगों ने बनाना है अपने पास प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के लिए सबसे पहली चीज क्या आ रही है हमारे पास? हमारी सेल्स। अब सेल्स के बाद देखो ना, तो उसने कॉलम जरा चेंज किया, और सेल्स में से बेसिकली हम लोगों ने लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वो कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कैसे आएगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए उसने ओपनिंग इन्वेंट्री ली। ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखो यहां पर उसने ये नहीं कहा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सिर्फ मार्जिनल में क्या डिफरेंस था? मार्जिनल बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन सिर्फ उसने ओपनिंग इन्वेंट्री लेने के बाद उसने ऐड किया किसको? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। और यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट भी इधर ही शामिल होती है। अब पहले फिक्स कॉस्ट यहाँ कंट्रीब्यूशन के बाद जाती थी, अब फिक्स कॉस्ट भी इधर है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। कौन से वाली? सिर्फ प्रोडक्शन एलिमेंट फिक्स्ड कॉस्ट। अब मटेरियल आएगा हमारे पास लेबर आएगी, हमारे पास हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अच्छा, इसके बाद फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जितने भी होंगे वो भी सारे के सारे इधर ही आ जाएंगे, इधर ऐड हो जाएंगे। ये एक एक्स कम है, इधर ये लगा दीजिएगा, ये इधर ऐड हो जाएंगे। अब जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को हमने डिटरमिन करना होगा ना, तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी नहीं करना। मतलब आपने मटेरियल लेबर एंड सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं करने, आपने उसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी शामिल करने हैं। फिर डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लेस करेंगे तो आपको मिलेगी एक किस्म की कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ सेल में आप लोगों ने जाकर सेल्स में से लेस करने से पहले आप लोगों ने इसमें अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड की एडजस्टमेंट करनी है। अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो ऐड कर दो, ओवर एब्जॉर्ब है तो लेस कर दो। तब आपको मिलेगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। ये सेल्स में से लेस होगी, आपको यहां पर मिल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से जाके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, चाहे आपके पास वो वेरिएबल हैं चाहे फिक्स्ड हैं, वो आपने इसमें से लेस कर दिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो है नेट प्रॉफिट। ये वो फॉर्मेट है जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है। अब इससे रेलिवेंट अगर आप लोग देखें, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, उसमें मटेरियल लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारे पास। जरा गौर से देखें, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड उसने शामिल किए, और ये फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 20 है। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट क्या बन गई? 80। बात क्लियर है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास कितनी बन गई? 80 रुपीज टोटल एब्जॉर्ब कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट। अब कहता है कि भाई ये जो 20 आया है, ये 20 कैसे आया? तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था कि ये हमारे पास होता है OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये कैसे आता है? बजटेड ओवरहेड, ये देखो ये उसने बजटेड ओवरहेड बता दिए, डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी? 2100 की। तो 42,000 डिवाइडेड बाय 2100, तो पर यूनिट ओवरहेड कितने आ गए? तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, तो ये 20 आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। ऑलराइट। अच्छा, फिर क्या कहता है? जुलाई 2020 में फिक्स प्रोडक्शन इन एक्चुअल कितने हो गए? 110। फिक्स्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल हमारे पास कितने हो गए? 110। फिर क्या कहता है? फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्चुअल 2000 प्रोडक्शन एंड, जबकि हमने कितने डिटरमिन किए थे? 2100। हुए कितने?
2000। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब उसने वही सेल्स वगैरह और अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन वगैरह के कॉन्सेप्ट को लेके चला। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर अगर बात करें तो मेरे पास किसी किस्म की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कहा है कि जितनी हमने प्रोडक्शन की है उतने ही हमने सेल्स कर, जितनी प्रोडक्शन की है उतने ही हमने सेल्स कर दी हैं। 2000, अब 2000 यूनिट सेल किए तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100। 100 मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल टू हमारा रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 200,000। कोई प्रॉब्लम? अच्छा फिर इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल डिटरमिन करें। ओपनिंग कुछ भी नहीं, साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। अब वेरिएबल नहीं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल। अच्छा अब यहां तक अगर देखें तो 2000 यूनिट्स बनाए, मल्टीप्लाइड बाय 15, 20 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, इन कॉस्ट का आपको पता चल गया। गॉट इट? इसमें हमारे पास आ जाएंगे हमारे फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके लिए ओ यार क्या था हमारा? 20 रुपये। हमने कितने यूनिट्स बनाए? 2000 इंटू 20 फॉर, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? किसी किस्म का कोई क्लोजिंग नहीं है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ जाएगी? वन। अब इसमें अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब होना है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब। अब यहां पर देखें हमारे फिक्स्ड ओवरहेड हैं कितने? हमारे फिक्स्ड ओवरहेड कितने? जबकि यहां पर हमने कितने जाके रिकॉर्ड किए? तो ऐसा नहीं है जैसे अंडर एब्जॉर्ब हो। अंडर एब्जॉर्ब है तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा। तो आपने यहाँ पे ये नहीं परेशान हो जाना सर ये तो लेस हो रहा है। बेसिकली ऊपर उसने कॉस्ट ऑफ सेल को नेगेटिव रखा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाके होगा। क्लियर है? अगर आपने इसको 160 लिखा होता पॉजिटिव यहाँ पे 2, तो 162 कर देते हैं, फिर वो सेल्स में से लेस हो जाती वैल्यूज। तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38,000। ये हमारे पास टोटल हमारे अब बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मेरी बात आपको समझ आ गई? अच्छा अब एग्जांपल नंबर 5, और आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना कर देनी है। जल्दी से एग्जांपल नंबर 5, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना कर दें। अच्छा ये डाटा आपके प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही है जिससे आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग भी की थी, उसी से आज हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करनी है। जल्दी से जरा सॉल्व करें इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टेटमेंट के हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना के देनी है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो उसके लिए जो डाटा कीमत था ना हमारे पास उसे देखें। एनटी इंटरप्राइजेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 फॉर कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड एंड बजटेड लेवल पर मंथ। ये सारे के सारे आपके पास यूनिट्स में हैं। अच्छा आज के क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 5 में और जो क्वेश्चन कल किया था उसमें सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ना उसने आपको ये बजटेड लेवल पर मंथ नहीं दिया था। एम आई राइट? आज दे दिया है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मुझे एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, और एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा आता है बजटेड लेवल के मुताबिक। बात क्लियर? और यहां से हमें पता चला कि सारा डाटा ही दे दिया, तो अगर कोई सी 3 वैल्यूज होती तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि फोर्थ वन हम फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट देखो अब हमारे पास अदर डाटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सेल प्राइस आ गई, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये हमारे पास आ गए। बात क्लियर है? अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हम लोग ये स्टेटमेंट बनाने के लिए गए सबसे पहले रेवेन्यू ने आना था। रेवेन्यू कैसे आता? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस विच इज 22, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं हमारे पास?
23,000। तो ये आपके पास आंसर, ये बात क्लियर। अच्छा, आज जो हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है ना, देखे भाई, अब इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। अगर मेरे पास है ना मार्जिनल कॉस्टिंग, तो आप लोग ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, रिपीट करो जरा। अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को वैल्यू करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर हैं तो वेरिएबल प्लस फिक्स्ड दोनों आ जाएंगे। बात क्लियर हुई है? अच्छा, फिर से, अब मुझे ये तो पता है, अब ओपनिंग को लिए भी मैंने वैल्यू असाइन करनी है, मैंने क्लोजिंग को भी वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन वो वैल्यू कैसे असाइन करनी है? अब यहां पर देखिए भाई, ये बात तो कंफर्म है कि मेरे पास मटेरियल आएगा, मेरे पास लेबर आएगी, मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आएंगे। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा होता प्रॉफिट, जो कि कल प्रीवियस लेक्चर में किया है मैंने, तो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई किया था 12 से, क्लोजिंग को भी मैंने मल्टीप्लाई किया था 12 से, सिर्फ वेरिएबल पोर्शन लेकर आया था। लेकिन आज मैं 12 से नहीं करूंगा। ये तो कंफर्म है कि ये तो आएगा, लेकिन आज फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन भी आएगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट भी प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट। ऑलराइट, वेरिएबल भी प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ना तो फिक्स्ड ना ही वेरिएबल, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आती। गॉट इट? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो रही हो ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, और अगर ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी आएंगे। बात क्लियर? अब बात सुने कि ये तो सारे पर यूनिट हैं, जबकि फिक्स्ड मेरे पास कितने हैं? 50,000। अब 50,000 प्लस 28,000 नहीं कर लेना, क्योंकि वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। जो ओ ए आर फाइंड करना है ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अब ये वो, अब जब बजटेड नहीं बताए तो एक्चुअल और बजटेड एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब डिफरेंस होगा तो आपको बता देगा, तो हम इसी को ही बेस बना लेंगे, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? बजटेड लेवल पर मंथ। तो ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ये भी तो पर मंथ ही है ना। अच्छा, 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितने आ जाएंगे? कैसे फाइंड किए? ये है ओ ए आर, 50,000 डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 2.5, टोटल इज, तो अब ओपनिंग इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करूंगा 14.5 से, और क्लोजिंग को भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बन जाएगी? अब यहां पे देखो, ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। बात समझ आ गई है? फिर अब जाना है ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करना है प्रोडक्शन कॉस्ट, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए, तो हर किसी को 25,000 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब ये तो पर यूनिट अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मल्टीप्लाइड होंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के मुताबिक। बात क्लियर? ये टोटल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बन गई।
उसमें से क्लोजिंग माइनस किया, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। बात समझ आ गई। लेकिन अब अगर गौर करें इधर, आपके फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड थे कितने? 50,000 के। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड थे कितने? 50,000। जबकि हमने एब्जॉर्ब कितने किए हुए हैं? तो दिखते ही पता चल जाता है भाई, ओवर एब्जॉर्ब है। ओवर एब्जॉर्ब है, कितना ओवर एब्जॉर्ब है? 12,500 ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब है तो लेस कर दो। जैसे ही इसमें से लेस किए तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल क्या बन गई? 321,000। सेल्स में से लेस किया, ये ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होने हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लेकिन साथ में 10% कमीशन भी तो था। लेकिन वो 10% कमीशन कौन सी वैल्यू पर था? सेल्स। तो सेल्स हमारी कितनी हुई? 5 और 6,000 की। इसका 10% कमीशन दे देंगे, 50,600 कमीशन। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज इट इज, जैसे हमने पे की। क्लियर? ये टोटल हमारे एक्सपेंसेस हो गए। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 1064। अब ये बात क्लियर है? मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई इशू? एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करके दें। एग्जाम्पल नंबर 6। आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली एग्जाम्पल नंबर 6 की। अच्छा, ये ना बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं, मतलब बस थोड़ा सा डाटा को समझना है आप लोगों ने। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी हो, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, ये वो टॉपिक है जो आपको पास करवा सकता है, मतलब ग्रेस मार्क्स दिलवा सकता है ये आपको। और इसको ग्रेस मार्क्स के तौर पर ही आप लोगों ने रखना है। अब यहाँ पर देखो क्या डाटा गिवन है। कहते सिल्वर लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एसेट रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है ना, ये मोस्टली बजटिंग फॉर कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, फ्यूचर के डाटा को यूज करते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, वो हिस्टोरिकल डाटा यूज करती है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहां पर देखें, फॉर द मार्च 2020 की बात करने लगे। सारे बजट हैं, सेल्स 100,000 यूनिट्स की है। प्रोडक्शन फिर कितनी कर रहे हैं हम लोग? तो अगर सपोज ओपनिंग नहीं है तो 20,000 का क्लोजिंग बच जाएगा फिर हमारे पास। ऑल राइट। हाँ, अगर ओपनिंग भी हुआ तब भी देखें सेल्स 100,000 की है, तो फिर तो क्लोजिंग और भी ज्यादा बच जाएगा हमारे पास। ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज, कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मींस कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल की बात की। मटेरियल का क्वांटिटी बता दी, साथ में रेट बता दिया। तो हम लोग जाकर क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो एक यूनिट पर जो हमारा ये मटेरियल अप्लाई हो रहा है 54 रुपीज का। 8, सॉरी 48। 8 × 6 इज इक्वल टू 48। 48 रुपीज का। फिर हमारे पास गए लेबर पर यूनिट, 27 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, जबकि हम उसको कितना पे करते हैं? 80 रुपीज पर आवर। अब इसका ये मतलब नहीं 27 मल्टीप्लाइड बाई 80, नहीं, 27 मल्टीप्लाइड बाय 80/60। 80 रुपीज पर और है ना, उस और को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइडेड बाय 60, वो मिनट्स का रेट आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 27। तो ये रेट आपके पास कितना आ गया? आपको ये वाली बात समझ आ गई थी सब बच्चों को? अच्छा, ये 80 पर और है, तो और को मिनट्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहां पर मिनट्स हैं, तो उसको डिवाइड बाय 60 कर दिया एंड मल्टीप्लाइड बाय मिनट्स कर दिया हम लोगों ने। क्लियर? नेक्स्ट वन, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 40 रुपीज पर यूनिट नहीं है, पर लेबर और लेबर कितनी लग रही है? 27 मिनट्स की। तो फिर अब यहां पे क्या करेंगे? 40 पर और है, तो 40/60 ये पर मिनट आ गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय
तो आंसर ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 18 रुपीज के हैं। तो आपको ये बातें सही से समझ आ रही हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता था, डायरेक्टली वैल्यू बता देता था, जहां पर वैल्यू हमने खुद डिटरमिन करनी थी। अब देखिए इन दोनों चीजों में भी हल्की सी भी मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन आपका गया। फिर नेक्स्ट वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। अब इससे पहले आपको याद है उसने कहा था 10% ऑफ सेलिंग कॉस्ट, लेकिन अब क्या कहता है 15 रुपीज पर यूनिट। तो मेरे सेलिंग एक्सपेंस कितने बन जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के मुताबिक, 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे। बात क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट देखें, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस। भाई सेलिंग एक्सपेंस का वो यार नहीं फाइंड होता। मेरी बात समझ आई है? तो ये एज इट इज जाओगे और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लिख लोगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा फिर देखें, कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ नॉर्मल आउटपुट लेवल ऑफ रुपीज पर मंथ और एस्टिमेटेड एट रुपीज नॉर्म फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 2.1 मिलियन के हैं, और इस पर जो नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल है 105,000 यूनिट्स का है। तो यहां से आएगा हमारे पास ओ ए आर 2.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 105,000 इज इक्वल टू एस्टिमेट कितना, ओ ए आर 20, और सेलिंग प्राइस कितनी है 180 रुपीज पर यूनिट। ऑल राइट। अच्छा अब बात सुनिएगा, मेरे पास देखें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने, 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 180 इज इक्वल टू 18 मिलियन। ये जाके आपने रिकॉर्ड। बात क्लियर। अब बात है ओपनिंग स्टॉक जो कि है ही नहीं। तो आ जाएंगे हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट भी आएगी। अब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ है। तो प्रोडक्शन हुई कितनी, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 48, ये आंसर आ गया। ये जरा मैच करते जाए, 120 मल्टीप्लाइड बाय 36, 120 मल्टीप्लाइड बाय 18। बात समझ आ गई। वेरिएबल कॉस्ट आ गई, अब इसमें फिक्स कॉस्ट आनी है। तो फिक्स कॉस्ट के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, एट द रेट ऑफ 20। तो फिर 20 मल्टीप्लाइड बाय 120, 2.4। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है बेटा, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 120,000 यूनिट्स है। ये बात क्लियर हो गई। तो भाई अब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी है 20,000। तो भाई अगर 1,20,000 यूनिट्स की ये कॉस्ट है तो 20,000 यूनिट्स की क्या कॉस्ट होगी। अब इसके लिए जो फार्मूला बताया गया था ना वो क्या था, कि प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप ऐसा कर सकते हो। आप देखिए इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करो, देखो ये वैल्यू जरा मुझे बताना क्या आ रही है। ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ रही है, जी 122। मतलब एक यूनिट बनाने पर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 122 है। तो 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाय 22, 122 करो, 122 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा ये इस तरह से भी हो सकता था कि भाई ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इन चारों को जरा ऐड करो, तब भी तो 122 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। बात समझ आ गई सब बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक का पता चल गया। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक लेस मींस दैट कि आप ये देखो ना कि भाई हमारे पास जैसे परचेजेस में लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती थी। यहाँ परचेजेस तो है नहीं, यहाँ परचेजेस किससे रिप्लेस हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट से। तो प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये बन गई मेरे पास मेरी कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक लेस करने हैं, ये तो ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऊपर वाले नेगेटिव रखे होंगे।
उन्होंने नेगेटिव क्यों रखे हैं कि सेल्स में से लेस होने हैं, तो उन्होंने कहा टोटल इतना लेस करेंगे। हमने कहा नहीं भाई, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो। आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ी, आप इसको पॉजिटिव रखो। ये जो बॉक्स में चीज आ रही है ना, इस सारे को पॉजिटिव रखो, तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव आएगा। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, फिलहाल पॉजिटिव आएगी। फिर सेल्स में से लेस करने के लिए आप इसके साथ ब्रैकेट लगा रहे हैं। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, फिर आपके पास अब ग्रॉस प्रॉफिट आना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड देखने हैं। मैंने कितने फिक्स्ड ओवरहेड जाके एब्जॉर्ब किए? नहीं, ये कहाँ गए? हाँ, यही है ना, ये। जबकि इन एक्चुअल हुए कितने? तो ऐसा नहीं है जैसे ओवर एब्जॉर्ब है। देखें भाई, ओवर एब्जॉर्ब मतलब मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में ज्यादा चार्ज कर चुका हूं, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल से निकालूंगा। एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दिया है तो एक्सपेंस को कम करूंगा ना। क्या ख्याल है? लेकिन अगर अंडर एब्जॉर्ब होते तो मतलब मैंने एक्सपेंस कम चार्ज किया हुआ है, मैं मजीद उसको बढ़ा दूंगा। अंडर एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगा, एंड ओवर एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ सेल से लेस। अब इसने कॉस्ट ऑफ सेल को रखा हुआ है नेगेटिव, तो ये जो ओवर एब्जॉर्ब है ना, ये वो ऐड कर रहे हैं। तो ये मैं इसको पॉजिटिव पहले रखूंगा और फिर ओवर एब्जॉर्ब लेस कर दूंगा, तो वैल्यू सेम यही आता है। बात क्लियर हो गई? ये है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आफ्टर अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब एडजस्टमेंट। अब आपके पास आ गया ये ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक कोई बात जो समझ ना आई? क्लियर भाई? उसके बाद अपने सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस कर दो, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चाहे फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है, सारी आ जाएगी। एक तो आपके पास आएगा वो सेल्स कमीशन। आप लोग सेल्स कमीशन पे कर रहे थे एट द रेट ऑफ 15 सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट। लेकिन इसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ नहीं है, सोल्ड के साथ। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 100,000, ये आपका एक्सपेंस आ जाएगा। साथ में फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे थे ऑफ रुपीज 800,000। ये टोटल आपके एक्सपेंसेस बन गए और आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा 3.8। ऑल क्लियर? आई होप कि अब आपको कोई भी डाटा गिवन हो तो आप इजीली उसकी मदद से जाकर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हो, और चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना सकते हो। एम आई राइट? चलें, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, सेम डाटा के साथ उसी डाटा से मार्जिनल कॉस्टिंग भी करेंगे और उसी से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी करेंगे। ठीक है? ताकि दोनों का एक जो कंपैरिजन है ना, वो हमारे सामने आ सके कि अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जाते हैं तो सेम डाटा यूज करते हुए प्रॉफिट क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाते हैं तो सेम डाटा यूज करते हुए प्रॉफिट क्या है। अब दोनों से प्रॉफिट सेम नहीं आता, दोनों से प्रॉफिट सेम नहीं, मेथड चेंज प्रॉफिट चेंज। अब वो चेंज की रीजन क्या है वो हम बाद में देख लेंगे। पहला हमारा फोकस किस चीज पर है? प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? अब जरा एग्जांपल नंबर 7 को देखें। क्या कहते हैं एग्जांपल नंबर 7 में? डाटा पढ़ते हैं। कहते हैं GSS Enterprises produces and sells a single product following budgeted information related to this product for। तो हर मंथ के लिए हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे, हर मंथ के लिए अलग से कैलकुलेशन। अब जैसे मई, जून, जुलाई, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, बजटेड प्रोडक्शन, यूनिट्स सोल्ड। बेटा ये जो बजटेड प्रोडक्शन है ना, इसका हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ताल्लुक सिर्फ किस बात से है? OAR की कैलकुलेशन, उसके अलावा नहीं है। फिर चले आप मार्जिनल कॉस्टिंग चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, प्रोड्यूस्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पता तो चल सकता है। तो देखो, अगर फर्स्ट मंथ ही में है तो मेरे पास किसी किस्म की कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी।
मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए कितने, मैंने सेल कितने किए, तो मतलब मई के मंथ की क्लोजिंग कितनी आ जाएगी, ये वर्किंग आपने कर। अच्छा, वर्किंग नोट में ऐसे ही वर्किंग नोट बनाने, टेबल बनाए, आप उसमें लिख लें यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, ये दोनों आप लोग कैलकुलेट करते जाओ। अब मई के मंथ की क्लोजिंग, जून के मंथ की, अच्छा यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता है कि फिर 5000 और 5300 कोई कंपेयर करने लग जाता है। नहीं भाई, आप फर्स्ट ईयर में था तो ओपनिंग जीरो था, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जून के लिए भी जीरो होगा। तो मई की क्लोजिंग, जून की ओपनिंग। अब अगर देखो 500 यूनिट ओपनिंग में थे, 5000 नंबर ऑफ यूनिट हमने बनाए, टोटल 5500, सेल कितने किए, तो क्लोजिंग 200 नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये 200 जुलाई के मंथ के लिए ओपनिंग 7200, 7000 बनाए, 200 ओपनिंग, 7200 और बेचे 7000, तो क्लोजिंग भी, अब ये चाहे मार्जिनल है चाहे एब्जॉर्प्शन है, ये कैलकुलेशन ऐसी ही है, कोई डाउट यहां, क्लियर। नेक्स्ट, ये रेलिवेंट डाटा दिया, कौन कौन सा, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल पर मंथ, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन एंड एडमिन कॉस्ट। अच्छा, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये डाटा आपको प्रोवाइड किया। पहले हम लोगों ने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ इनकम अंडर प्रिंसिपल मई जून एंड जुलाई। अच्छा भूल जाओ भाई, अभी एब्जॉर्ब मार्जिनल पे फोकस करना है। अब मैंने ना 3 मरतबा ये स्टेटमेंट बना के देनी है, तो इसका ये मतलब नहीं मैं वाकई 3 मरतबा बनाऊं, मैं फॉर्मेट एक ही मरतबा बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ क्या है, पर मंथ के हिसाब से चलूंगा, और ये बेस्ट मेथड है। अब अगर पर मंथ के हिसाब से चला, तो भाई सेलिंग प्राइस कितनी है पर यूनिट, तो मई के मंथ का रेवेन्यू कहां से आएगा, 5500 multiplied by 60, 5300 multiplied by 60 and 7000 multiplied by 60। आपने जाकर ये अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर, मेरा निकाल किसी को कोई शो होने वाला। ओके, अच्छा भाई अब सुने, अब नेक्स्ट आ जाता है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग। ओपनिंग का तो पता चल गया कि भाई मई के मंथ के लिए नहीं, बात क्लियर हो गई। अच्छा उसके बाद जो मई का क्लोजिंग होगा वो जून का ओपनिंग बन जाएगा, जो जून का क्लोजिंग होगा वो जुलाई का ओपनिंग बन जाएगा। तो ये तो हम बाद में देख लें, हम चले प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट आनी है। और प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, ये। अच्छा हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे, हम वैसे अगर देखना चाहें तो इसका टोटल करके मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो जो उन्होंने टोटल किया हमारा टोटल उनके इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमने मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स को अलग अलग बताना है, तो इस वजह से हम इसका टोटल नहीं करते, हम जाके बताएंगे डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मे के लिए 6000, 18 मल्टीप्लाइड बाय 5000, 18 मल्टीप्लाइड बाय 7000। मेरी ये बात समझ आई, और आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्लियर। फिर हम जाएंगे डायरेक्ट लेबर। अब लेबर क्या थी 11, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7, ये भी आपको रिजल्ट्स मिल गए। सेम केस विद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर, गॉट इट। अब हम कौन सी कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो फिक्स्ड ने नहीं आना, चाहे वो फिक्स्ड प्रोडक्शन है चाहे फिक्स्ड सेलिंग, नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है। तो आप यहां पर टोटल कर सकते हो कि भाई हमारे पास ये टोटल अमाउंट क्या बन गई, गॉट इट। लेकिन अब इसमें से लेस हो जाना है,
क्लोजिंग। सिंपल सा मेथड है भाई, क्या? क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मे के लिए कितने हैं? अब क्या मेरे मटेरियल, वेरिएबल, ओवरहेड्स और लेबर की कॉस्ट पर यूनिट में किसी किस्म का कोई चेंज आ रहा है? फिर तो क्वेश्चन इजी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था अगर इसमें चेंज आ रहा होता कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ जाता हर मंथ 10% का, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। अब सिंपल क्या है कि भाई अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो ये बात हमेशा याद रखना कि ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है। अभी ये बात बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे पास इन टोटल कितनी आ रही है? 35। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 500, द आंसर इज यही 17,500 अगले के लिए ओपनिंग बन गया। क्लियर? फिर देखो जून के मंथ का क्लोजिंग कितना? 200 मल्टीप्लाइड बाय 35, आंसर इज 7,000। यही 7,000 अगले साल के लिए ओपनिंग बन गया और क्लोजिंग भी यही, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सेम। तो क्या ओपनिंग क्लोजिंग का पता चल नहीं गया? अच्छा, फिर जैसे ही आप आए भाई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, ये है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको रेवेन्यू में से हमने लेस कर। अब मार्जिनल कॉस्टिंग है तो कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं है, क्योंकि हमने तो फिक्स कॉस्ट के साथ अभी डील ही नहीं किया। तो जब डील नहीं किया तो अंडर एंड ओवर कहां से आना है? ओके हो गई बात। अब क्या करना है, आप इन सब को ओपनिंग प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अपने रेवेन्यू में से इसको लेस करो तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। और इसमें से अगर आप माइनस कर दो सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20% ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह को देख रहे, जो आपका रेवेन्यू है उस मंथ का उसका 20% लेते जाओ। और ये वेरिएबल क्यों है? जितना रेवेन्यू ज्यादा उतना ही सेलिंग एक्सपेंस ज्यादा। तो देखो इसके लिए रेवेन्यू कितना था? 330, इसका 20%, 318,000 का 20%, 420,000 का 20%। तो जैसे इसको माइनस किया तो रिजल्ट आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऑल क्लियर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आपको याद है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते थे। अब ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे प्रोडक्शन और चाहे सेलिंग, सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट यहां से माइनस कर। तो आप लोग अगर गौर करें तो हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी पर मंथ के हिसाब से, वो कहां गई? हाँ, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं? 30,000। एंड एडमिन कॉस्ट वगैरह हमारे पास कितनी आ रही है? अच्छा, ये बेसिकली फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन एंड एडमिन आ जाएगा, विच इज 25। अच्छा, मार्जिनल में ये सोचने की जरूरत नहीं हो, मार्जिनल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 + 25 इज इक्वल टू, हर किसी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 55 हर मंथ के लिए। तो हमारे पास ये आ गए अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मे इज 16,500, जून 13,900 एंड जुलाई 36,000। कोई प्रॉब्लम हुआ? ऑल क्लियर? चले, अब अगर हम लोग यही काम अपने पास जाके करें अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो आपके पास आया था प्रोडक्शन, ये आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे लिख लें फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन या लिख लें सेलिंग, ये जरा मिस्टेक है यहाँ पर, इसको लिख लें फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ओके, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्योंकि ऊपर भी प्रोडक्शन नीचे भी प्रोडक्शन, फिर तो जब मार्जिनल में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन में हो जाना। ओएआर कैलकुलेट करना है ना,
फिर मसला बन जाना था। तो इसी वजह से मुझे आइडिया हुआ कि ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके हो गई। अच्छा अब सुनिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में किसी को इशू है? मेरे ख्याल से तो एब्जॉर्प्शन में भी नहीं होना चाहिए। अच्छा क्या करना है, सबसे पहले अब ओ ए आर कैलकुलेट करना है। अच्छा ओ ए आर कैसे आता है? बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, और ये हर मंथ के लिए तकरीबन सेम है। बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हर, और कितने हैं हमारे पास? 30,000। लेकिन अब देखनी है बजटेड प्रोडक्शन। जब मई के मंथ के लिए फाइंड करने लगेंगे ना ओ ए आर, वो 30 डिवाइडेड बाय 6,000 इज इक्वल टू 5। 30 डिवाइडेड बाय 6,000, अच्छा ये बजट प्रोडक्शन भी उसने फिर सेम ही रखी हुई है। ओके, तो ओ ए आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 रुपीज पर यूनिट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवर। ऑलराइट। और मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स ठीक नहीं आते, वो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरीज की वैल्यूज का है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज की वैल्यूज का। मार्जिनल में आपको याद है कि जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी को वैल्यू करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, जबकि जब एब्जॉर्प्शन में जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट भी शामिल हो जाती है। तो जब इन्वेंट्रीज की वैल्यूज डिस्टर्ब हो गई तो कॉस्ट ऑफ सेल भी चेंज। जब कॉस्ट ऑफ सेल चेंज है तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स वगैरह भी हमारे चेंज हो जाएंगे। ओके। अच्छा अब आप जरा देखो, रेवेन्यू में तो भाई किसी को कोई फर्क नहीं, वो मार्जिनल है या एब्जॉर्प्शन है उसने सेम रहना है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखिएगा जरा। अब अगर बात करें कॉस्ट ऑफ सेल्स, एब्जॉर्प्शन है तो हम लोग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में पहले ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि मई के लिए नहीं है। अच्छा भाई बाकी अब इन्वेंट्रीज को जरा छोड़ दें, अब बात करना प्रोडक्शन कॉस्ट की। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करने लगो तो उस समय मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्जिनल में किए थे। यहां पर एक एडिशनल पॉइंट है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ ओ ए आर। तो ओ ए आर हमने कैलकुलेट कर लिया, विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन लेवल। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ गए। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब हम लोगों ने ना इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस, अब जो क्लोजिंग स्टॉक आना है ना उसके अंदर आपके मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड चारों शामिल। तो आप लोगों के पास एक यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? जो पहले आप लोगों के पास बन रही थी डिफरेंट 18 प्लस 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 35, उसमें 5 वो जो ओ ए आर है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट, वो भी शामिल हो जाए। तो अब एक यूनिट कितने का पड़ेगा? 40। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 6,000, सॉरी 500। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू यही 20 अगले साल के लिए ओपनिंग, फिर 40 मल्टीप्लाइड बाय 200 यही अगले साल के लिए, और यही क्लोजिंग। ओके, यहां तक कोई डाउट? अच्छा अब हम बात किसकी कर रहे हैं भला? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहां से कॉस्ट ऑफ सेल जो बनती है वो तो आप लोग फाइंड करें। ऑल राइट। अच्छा अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने कितनी चार्ज की? तो भाई किसी किस्म का अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब नहीं है। ओके। अच्छा 30 है, मैंने कितनी एब्जॉर्ब की? ऐसा नहीं है जैसे 5,000 का अंडर एब्जॉर्ब है तो जाकर ऐड कर दो। ऑल राइट। और यहां पर मैंने कितनी चार्ज की है कितनी? तो ऐसा नहीं है जैसे 5,000 का ओवर एब्जॉर्ब है, ये ओवर एब्जॉर्ब है तो इसमें से लेस कर दो, आपकी ये कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्ट होगा।
एनी प्रॉब्लम? सेल्स में से इसको माइनस किया, ये आ गया कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कंट्रीब्यूशन कैसे आ गया, आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट करें, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकाल दें, ये कैंसिल करें, इसको जाकर लिखें ग्रॉस प्रॉफिट। ऑलराइट, यहां पे कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ना लिखें, यहां पर आपने लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब इसमें से नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करनी होती है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स। तो वेरिएबल में क्या चीज आ जाएंगी? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, आपके पास सेलिंग एक्सपेंस, तो हर साल का ये एक्सपेंस। साथ में सेलिंग एंड एडमिन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹25,000, तो ये हैं आपके प्रॉफिट्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एनी प्रॉब्लम? आपके प्रॉफिट्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये बातें आपको समझ आ गई? अच्छा, आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो आपके मार्जिनल प्रॉफिट्स कुछ और थे और आप लोगों के एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट्स कुछ और, ऐसे ही है ना? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो यही है कि कोई भी डाटा प्रोवाइड करके आपको कह देगा कि अगर कम मार्क्स रखने होंगे तो कोई सी एक कॉस्टिंग टेक्निक के मुताबिक आपसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनवा लेगा, थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स देने होंगे तो दोनों से बनवा लेगा, मजीद ज्यादा मार्क्स थोड़े से देने होंगे तो कहेगा इनको रिकॉन्साइल भी करो। अब जैसे ही आप अपने पास दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, इक्वल नहीं आएगा। मेरी बात समझ आई? तो इक्वल ना आने की कोई ना कोई रीजन तो होंगे ना, डाटा तो सेम है लेकिन उसके बावजूद इक्वल क्यों नहीं आ रहा भाई? तो उसकी कोई ना कोई रीजंस तो होंगे, वो रीजंस आइडेंटिफाई करनी है, और वो जो रीजंस हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज है। रीजंस क्या हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की। आपने जाकर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यूज को देख कि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री को किस तरह से जाके रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने इसको जाकर देखना है। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, अब देखो, इन दोनों के डिफरेंसेस को जाके अकाउंट फॉर करें तो हमारा प्रॉफिट रिकॉन्साइल हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा मार्क्स देने होंगे तो सिर्फ डाटा देगा और आपसे कहेगा कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएं अंडर बोथ मेथड एंड रिकॉन्साइल द प्रॉफिट्स, तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कम मार्क्स रखना चाह रहा है और आपसे सिर्फ वो देखना चाह रहा है आपको ये टॉपिक आता है या नहीं, ये भी हो सकता है कि वो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट बता दे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट बता दे और इन्वेंट्री की वैल्यूज बता दे अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इन्वेंट्रीज की वैल्यूज बता दे, और आपसे कहे कि अब जाके जरा कैलकुलेट करो, रिकॉन्साइल करो, तो हम लोगों ने जाके सिर्फ एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी, और वो क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का हो सकता है। बात क्लियर हुई सब बच्चों को? अब बात ये आती है कि रिकॉन्सिलिएशन होनी कैसे है। ये है आपके पास रिकॉन्सिलिएशन, जिसको इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये तकरीबन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब बात रहती है रिकॉन्सिलिएशन की। मैं चाहता हूँ फ्रेश माइंड के साथ आप लोग ये जरा रिकॉन्सिलिएशन की टेक्निक को देखो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन के आने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो अगर जल्दी में पढ़ोगे तो फिर आपके लिए जरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आप लोगों ने एक तो ये है, ये वाली एग्जांपल, इसके बाद वाली रिकॉन्सिलिएशन के बाद वाली ये तो आपने स्किप कर देना है क्योंकि अभी आपको इनकी समझ नहीं आने वाली है। लेकिन आप लोग अपने पास जाकर एक तो थ्योरेटिकली सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है आपने, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जस्ट वन टाइम आपने इनको जरा गो थ्रू करना है, और साथ में आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व करके आनी है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें कोई पार्ट रिकॉन्सिलिएशन से रेलिवेंट हो, या कोई क्वेश्चन जो रिकॉन्सिलिएशन का आ जाए, आपने उसको स्किप कर देना है। लेकिन जहां पर आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी हो अंडर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, वो सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करके आने। ऑलराइट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।